हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। टारगेट टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। और जैसा कि आपको पता ही है, हम यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए प्रशिक्षु बैच लेके आए हुए थे। और इस प्रशिक्षु बैच में मैंने आपको सारी क्लासेस बहुत अच्छे से प्रॉपरली कराई थी और सारी जो हैं और हर टीचर ने आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश की थी। अगर आप हमारी क्लास में पहले से जुड़े हैं तो आपको पता होगा, अगर आप नए जुड़े हैं तो उसके लिए आप हमारे प्रशिक्षु बैच में जाकर जो भी टॉपिक में समस्या हो रही है वो जाके देख सकते हैं और उस अपनी समस्या को उस टॉपिक में जो है सॉल्यूशन उसका कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप उसको देखेंगे तभी आपको उसके बारे में समझ में आया, उस टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसा कि आपको पता ही है, हम जो हैं अभी आपके लिए महामैराथन क्लासेस लेके आए हैं राजन सीरीज के साथ में। और ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाली हैं। आपके पेपर आने वाले हैं तो आप अपनी पढ़ाई में लगे रहिए और उसके लिए जो है टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लीजिए कि इतने समय मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है और हर सब्जेक्ट का टाइम मैनेजमेंट करके पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है मैंने आपके लिए फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में जो बहुविकल्पीय करा दिए आपको, तो PYQ, ठीक है, मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ आपके लिए राजन सीरीज की महामैराथन में। तो आप वो जाकर देख सकते हैं हमारे टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। अगर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा, उससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस फंसने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूरे 15 नंबर उसी से आने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम जो क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे अपने सेकंड पेपर, जो द्वितीय प्रश्न पत्र आपका है। तो द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम क्या है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, इसमें हम करने वाले हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। क्या करने वाले हैं, वेरी शॉर्ट सारे करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम अपने सारे वेरी शॉर्ट्स एक क्लास में कर लेंगे। ठीक है, आपके लिए इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। इसी में आपको प्रीवियस ईयर प्लस इसमें क्या होंगे, आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स भी होंगे। ठीक है, क्या होंगे, प्रीवियस ईयर भी आपको इसी क्लास में देखने को मिलेंगे। और सब में मैंने आपको लिखा भी है कि कौन सा जो है आपके किस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ जाइए टारगेट एग्जाम ओनली पर। और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लिए ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। और लास्ट में क्लास देखने के बाद जो भी आपका स्कोर रहा है उसको मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और क्लास कैसी लगी है ये भी बताइएगा, और ये भी बताना कि आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है। ठीक है, और आपको हमारी इस राजन सीरीज़ से कितना फ़ायदा हो रहा है, आपको चेक भी करने को मिल रहा होगा कि आपकी कितनी तैयारी है। ठीक है, इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, आप कितने पानी में हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर हमारी इस सीरीज़ के द्वारा देख सकते हैं। ठीक है, और इस राजन सीरीज़ में मैं आपको सब कुछ बहुत अच्छे से कराऊंगी। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस होंगे, हम अच्छे से करेंगे। उसका एक तरीके से आप समझ लीजिए, हम रिवाइज कर रहे हैं, जो हमने पढ़ा है उसको हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए जुड़ जाइए जल्द से जल्द क्लास में, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए, उन्हें भी जोड़ लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या दिया हुआ है कि आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ है। तो आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ पर है, ये हमारा है प्रयागराज में है। कहाँ है, प्रयागराज में है, जिसे हम पहले इलाहाबाद कहते थे। क्या कहते, पूर्व नाम इसका क्या था, इलाहाबाद था, में स्थित था। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, अब दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ है। तो ये भी हमारा कहाँ है, प्रयागराज में। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं पेपर्स में। सही है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि शिक्षण की आगमन विधि से क्या अभिप्रेय है। तो शिक्षण की जो आगमन विधि है वो क्या है, तो शिक्षण की आगमन
प्रविधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर, कहाँ जाते हैं, विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा डार्क पेन ले लेते हैं। विशिष्ट की समान की ओर अग्रसर होता है। इस प्रविधि का अधिकांश प्रयोग व्याकरण शिक्षण में, किसमें किया जाता है, व्याकरण शिक्षण में। कभी आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षण की आगमन विधि का प्रयोग हम कब करते हैं, तो हम व्याकरण शिक्षण के तहत करते हैं। सही है। 4th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4th नंबर क्वेश्चन दिया है कि 4th नंबर क्वेश्चन हमारा है कि दक्षता अधिगम शिक्षण विधियों के सोपान बताइए। तो बताने हैं सोपान, तो इसमें देखते हैं। पहला इसमें दिया है, ये आपका 15 और 16 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहला इसमें दिया है पूर्व तैयारी, उद्देश्य निर्धारित, सहायता, सामग्री। ठीक है। सेकंड इसमें दिया है व्यवस्था करना, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करना। थर्ड इसमें दिया है नियम निर्णय का समन्वयकरण और सूचीकरण करना। ठीक है। तो ये हमारे क्या है, दक्षता अधिगम शिक्षण विधियों के सोप हो गए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ और सोप देखते हैं इसके। तो कुछ और सोप है। अगला इसमें दिया है नियम निर्णय का समन्वयकरण करना, सूचीकरण करना और अभ्यास करना। इसके बाद अभ्यास कार्य के मध्य में गई त्रुटियों का शुद्धिकरण करना और प्रयोग करना। ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, ये इसके हो गए। ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि रुचिपूर्ण शिक्षा क्या है। तो बताना आपको रुचिपूर्ण शिक्षा होती क्या है। तो यह शिक्षकों शिक्षकों का शिक्षकों हेतु एवं शिक्षकों द्वारा बनाया गया कार्यक्रम है। ठीक है। इसमें शिक्षक छात्रों की रुचियों के अनुसार स्थायी आवश्यकताओं को दृष्टिगत करते हुए अपनी शिक्षण कार्य को प्रभावशाली स्वरूप देते हैं। ठीक है। आगे चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि रुचिपूर्ण शिक्षण की प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो रुचिपूर्ण शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या है, आप इसी तरीके से क्वेश्चन लिखिएगा। अगर आप इसमें ये वाली लाइन ऐड कर देते तो थोड़ा आपका लंबा क्वेश्चन लगेगा। ठीक है। तो रुचिपूर्ण शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत हैं। तो रटने की अपेक्षा सीखने पर बल देना, हमें रटने से ज़्यादा सीखने पे बल देना चाहिए। ठीक है। और सीखने को आनंददायी बनाना। ठीक है। कैसे बनाना, आनंददायी बनाना। और बालक के व्यक्तित्व का विकास करना। क्या करना, विकास करना। तो ये भी आपका 15 में भी आया है और 15 सेकेंड में भी आया। ठीक है। 2015 में आपके 2 पेपर हुए थे, 2 बार पेपर हुए थे। ठीक है। तो आगे चलते हैं और देखेंगे इसके बाद। एक इसमें दिया है आपका हास्य व अवरोध को रोकना। किसको, हास्य व अवरोध को रोकना। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि पुनर्वलन कितने प्रकार का होता है, केवल नाम बताइए। तो नाम पूछा तो नाम ही बताना। तो सकारात्मक या सकारात्मक पुनर्वलन। ठीक है। तो कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के होंगे। ठीक है। पुनर्वलन तो नाम बताने थे। तो पहले सेकंड इसमें दिया है ऋणात्मक या नकारात्मक पुनर्वलन। ठीक है। और इन दोनों प्रकार के पुनर्वलन के भिन्न भिन्न 2 रूप होते हैं और इनके ही क्या होते हैं, 2 रूप होते हैं। अगर वैसे पूछे तो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। लेकिन इनके अंदर के भी पूछ ले तो वहाँ पर आप लिखेंगे कि शाब्दिक धनात्मक पुनर्वलन और अशाब्दिक धनात्मक पुनर्वलन। ऐसी आपका जो शाब्दिक ऋणात्मक पुनर्वलन होगा और अशाब्दिक ऋणात्मक पुनर्वलन होगा, इस तरीके से होंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है सहभागी शिक्षण के 2 उद्देश्य बताइए। तो 2 पूछे, केवल 2 बताना, ज़्यादा आप जो है तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7th नंबर क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सहभागी शिक्षण की 2 उद्देश्य बताइए। तो सहभागी शिक्षण के आपको 2 उद्देश्य बताने हैं। ये आपका भी 2015 में आया हुआ है और 16 में आया हुआ है। तो कक्षा को नीरस वातावरण से दूर कर उन्हें आनंददायी बनाना। ठीक है। छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है। तो यहाँ पर आपसे 2 पूछा तो 2 ही बताइए, आप ज़्यादा वहाँ पर एक्स्ट्रा मत बताइए। आपको लगे कि मैं एक्स्ट्रा लिख दूंगा तो मुझे एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। तो 1 नंबर से ज़्यादा एग्जामिनर नंबर नहीं देगा आपको। सही है। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपने समय को बचाते हुए क्वेश्चंस करें। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है शिक्षण की क्रियाशीलता का सिद्धांत का क्या अर्थ है। तो क्रियाशीलता के सिद्धांत का अर्थ क्या है, छात्रों को स्वयं ही क्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। क्या है, जब बच्चा स्वयं के द्वारा जो प्राप्त करेगा ज्ञान, वो क्या होगा, क्रियाशीलता का सिद्धांत होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है पाठ प्रस्तावना कौशल
का क्या उद्देश्य है? तो पास्ट प्रस्तावना कौशल का क्या उद्देश्य होता है? छात्रों को पूर्व ज्ञान रखते हैं उसी के आधार पर बनाकर नवीन जानकारी अर्थात पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ देना ही प्रस्तावना का प्रमुख उद्देश्य है। ये हमारा क्या होता है? प्रथम कौशल होता है। ठीक है, तो कौशलों में ये सबसे पहले हमारा आता है, सर्वप्रथम आता है। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है कि सूक्ष्म शिक्षण से क्या तात्पर्य है? तो 2015 में पूछा गया है और इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे तो वहां पर आप किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार ही लिखें। तो एलन के अनुसार दिया है कि सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य शिक्षण प्रक्रिया के उस सरलीकृत और लघु रूप से है जिसे थोड़े छात्रों वाली कक्षा के सामने अल्प समय में संपन्न किया जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? सूक्ष्म शिक्षण हो गया। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है पुनर्वलन कौशल से क्या अभिप्राय है? तो दिया है पुनर्वलन कौशल से अभिप्राय छात्रों को शिक्षण प्रक्रिया में रुचिपूर्ण भाग लेने के लिए उन्हें प्रेरित करना या बल देना। ठीक है, उन्हें भाग लेने के लिए प्रेरित करना और उन्हें बल देना। ठीक है, ये क्या होगा? पुनर्वलन कौशल होगा। 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि शिक्षण की 2 विशेषताएं बताइए। कौन कौन सी विशेषताएं? अगर आपको इसके अलावा कुछ और पता है तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। तो शिक्षण सुनियोजित कैसा होना चाहिए? शिक्षण सुनियोजित होना चाहिए। शिक्षण प्रजातांत्रिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सुनियोजित हो और प्रजातांत्रिक हो। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है शिक्षण के संज्ञानात्मक क्षेत्र पर बल किन क्रियाओं से संबंधित होता है? तो किसके होता है? बालक के ज्ञान से और बोध या अभिग्रहण से। ठीक है, ये आपको 16 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या होगा? 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है संप्रेषण के से क्या अभिप्राय है? तो संप्रेषण क्या है? ये आपका चैप्टर ही है तो इसके बारे में तो पता ही होना चाहिए। तो ये 16 में पूछा है। तो संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञान, हाव भाव, मुख मुद्रा तथा विचारों आदि का पारस्परिक आदान प्रदान करता है। क्या करता है? आदान प्रदान करता है। ठीक है, तथा इस प्रकार से प्राप्त विचारों अथवा संदेशों को समान एवं सही अर्थ में समझने तथा प्रेषण करने में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये संप्रेषण का अर्थ या अभिप्राय हो गया। आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन दिया है वैयक्तिक संप्रेषण के 2 लाभ बताइए। ठीक है, तो वैयक्तिक संप्रेषण के 2 लाभ क्या हैं? ज्ञान प्राप्ति कराना और उचित ज्ञान और उचित उच्चारण। ठीक है, ये क्या होता है? वैयक्तिक संप्रेषण होता है। ये भी आपका 15 में पूछा गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन दिया है। 17 नंबर क्वेश्चन दिया है कि शिक्षण के 2 प्रमुख शिक्षण सूत्रों का उल्लेख कीजिए। बहुत सारे शिक्षण सूत्र मैंने आपको अपनी क्लास में कराए हैं इस प्रशिक्षु बैच के अंतर्गत। तो प्रशिक्षु बैच में आप जाकर वहां पर देख सकते हैं कि मैंने आपको कौन कौन से शिक्षण सूत्र कराए हैं। तो सारे शिक्षण सूत्र के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनको लाने वाले कौन है ये पता होना चाहिए। तो जल्द से जल्द जाके, अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो जाके हमारी क्लास देखिए। ठीक है, तो पहला इसमें दिया है सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, सरल से जटिल की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर, बहुत सारे हैं तो आप देख सकते हैं। आगे ये 15 में भी आया है और 18 में भी आया है, आगे भी ये आ सकता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र किस तथ्य पर आधारित है? किस पर है? मनोवैज्ञानिक तथ्य पर आधारित है। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 19 नंबर क्वेश्चन दिया है कि विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी है और क्यों है? तो विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन कौन सी होती है? प्रयोग प्रदर्शन एवं अनुसंधान विधि सर्वाधिक उपयोगी है, क्योंकि इसी के द्वारा बालक करके सीखता है। इसमें बच्चा क्या है? बच्चा खुद करके सीखता है। 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन दिया है निरीक्षण विधि का शिक्षण में क्या महत्व है? तो यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है? मनोवैज्ञानिक विधि है। इसके प्रयोग से छात्रों की ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। किसका विकास होता है? ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन दिया अन्वेषण विधि का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्या है? अन्वेषण विधि का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अन्वेषण विधि से आज से क्या है कि शिक्षण की उस प्रविधि से है जिसमें बालक को स्वयं करने का अवसर मिलता है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन दिया है माउंटेनसरी पद्धति क्या है? तो यहाँ पर ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो
मरिया माउंटेनसरी ने बालकों को कई वस्तुएं खेलने को देने की बात कही है, जिससे बालक खेल खेल में अनेक बातें सीख जाते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि बेसिक शिक्षा पद्धति से आप क्या समझते हैं। तो बेसिक शिक्षा पद्धति गांधी जी की देन है। किसकी देन है? गांधी जी की देन है। ठीक है, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा आ जाए, दोनों की एक ही बात होगी। ठीक है, दोनों में एक ही चीज़ लिखी जाएगी। तो इस पद्धति में खेल के माध्यम से हस्तशिल्प शिक्षा को बढ़ावा देकर शिक्षा को जीविका प्रयोजन से जोड़ने का कौशल बच्चों में विकसित करना है। ठीक है, कि बच्चों को ऐसी शिक्षा देना है कि कल को वो अपने क्या है अपना कुछ रोजगार कर सके। उस ऐसे कौशल सिखाना है, स्किल सिखाना है उसे कि वो कल जाके उनको यूज करके अपना क्या है कुछ 2-4 पैसे कमा सके। ठीक है, जैसे उसमें हम लिख सकते हैं कि जैसे कढ़ाई, लड़कियों के लिए कढ़ाई बुनाई हो गई, और भी बहुत सारी स्किल्स डेवलपमेंट हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन दिया है, व्याख्यान देते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो व्याख्यान देते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए हमें, ये 2017 में पूछा गया है। व्याख्यान देते समय उदाहरण व दृष्टांत का प्रयोग करना क्या है, और क्या है, और क्या डायग्राम भी बताना चाहिए, और हमें कुछ एग्जाम्पल्स भी देने चाहिए। वाक्यों में क्रमबद्धता रखनी चाहिए। कैसे हो? क्रमबद्धता हो जाए ना, सीक्वेंस गड़बड़ हो। आप पढ़ा रहे हैं लेकिन आपने कुछ पढ़ाया और बता कहीं और कर दिया, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन दिया है, सहभागी शिक्षण से क्या तात्पर्य है। तो ये भी आपका 15 में पूछा गया है। शिक्षा शिक्षण प्रक्रिया में छात्र का सहयोग प्राप्त करके उसे अनुभव कराया जाता है कि वह इस शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, यही क्या होता है, सहभागी शिक्षण कहलाता है। 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बहुउद्देशीय शिक्षण अधिगम सामग्री किसे कहते हैं। ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि बहुउद्देशीय शिक्षण अधिगम सामग्री किसे कहते हैं। तो ऐसी शिक्षण सामग्री जो विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करती है बहुउद्देशीय सामग्री कहलाती है। जैसे ग्राफ, मानचित्र, चार्ट पेपर वगैरह हो गए, इन सबको हम क्या बहुत तरीके से कर सकते हैं। छात्रों को रंग भरने, कला बनाने, आकार आदि का ज्ञान देना। ठीक है, आगे चलेंगे, 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए, और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस करते रहिए ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। ठीक है, और शेयर करते रहिए जहाँ से जहाँ लोगों को। और ऐसा नहीं है कि बस देखते रहें और लाइक भी ना करें और कमेंट भी ना करें। प्लीज़ कमेंट जरूर किया करिए, आप कमेंट नहीं करते हैं हमें। आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन अब हम देखेंगे कि शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है। तो शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का महत्व क्या है? प्रश्नोत्तर प्रविधि का प्रयोग से कि प्रश्नोत्तर प्रविधि के प्रयोग से छात्र नए ज्ञान प्राप्ति के लिए सक्रिय हो जाते हैं, और उनकी विचार करने की और चिंतन करने की जो शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको 2018 में पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया है कि गतिविधि आधारित शिक्षण की 2 उपयोगिताएं बताइए। तो कौन सी, कितनी? 2 उपयोगिता बतानी है। तो यहाँ पर आप 2 ही बताएं, जाना आप ओवर स्मार्ट ना बने कि आपको लगे कि अरे मैं ज़्यादा लिख दे रहा हूँ तो मुझे मेरे पड़ोसी से ज़्यादा नंबर मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको जितना पूछा है आप उतना ही बताइए। 1 नंबर के क्वेश्चन में आप कोशिश करिए कि एक लाइन में ही आप उसका अर्थ पूरा बताने की कोशिश करें। तो 2018 में पूछा गया, इससे आपको आपके टाइम की भी बचत होगी, और जो आपके लघु क्वेश्चन है उनको आप और लेंथी लिख सकते हो। ठीक है, तो शिक्षण रोचक हो जाता है इससे, और क्या होता है, छात्रों में उत्सुकता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 28 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। तो 29 नंबर क्वेश्चन दिया है, बहुस्तरीय शिक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्या बहुस्तरीय शिक्षण का यहाँ पर आपको अर्थ बताना है, और इसी से रिलेटिव एक और क्वेश्चन बन सकता है कि बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण किसे कहते हैं। ठीक है, तो किसे कहें तो भी एक ही चीज़ आएगी, और अर्थ पूछे तो भी एक ही चीज़ आएगी। और ये देखिए कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको आप यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन पेपर में बनना ही बनना है। ठीक है, क्योंकि ये 19 में भी पूछा गया है, 15 में भी और 18 में भी। ठीक है, और ये 22 में भी पूछा गया था, 2022 में भी पूछा गया है, और 2024 शायद 25 में भी पूछा गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए।
तो देखते हैं क्या है। बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण से अर्थ ऐसे शिक्षण से है जिसमें दो या दो से अधिक कक्षाओं के बालकों को एक साथ उनकी व्यक्तिगत रुचियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है। ठीक है, सभी बच्चे जब साथ में पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब एक कक्षा, मतलब मान लीजिए किसी स्कूल में एक ही टीचर है, तो अगर उसको 1 से लेके 5 तक की क्लास को पढ़ाना है तो वो सबको साथ में लेके बैठेगा, तो यही क्या होगा, बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण होगा। ठीक है, आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 30 नंबर क्वेश्चन दिया है कि पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का क्या अभिप्राय है। तो पूर्ण से अंश की ओर, इस तरीके से आपको शिक्षण सूत्र जो हैं उनसे भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और ये आपको 18 में पूछा गया है। तो इस शिक्षण में बालक को पहले पूर्ण वस्तुओं का ज्ञान कराया जाता है, मतलब जो पहले से वो जानता है उसके बारे में याद कराया जाता है। उसके बाद उसके एक एक अंश का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, पूर्ण से अंश की ओर। सही है, आगे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि प्रश्नों की 2 विशेषता बताइए। तो कितनी पूछी है आपसे, 2 पूछी है, तो 2 ही बताना। ठीक है, तो प्रश्न सरल तथा स्पष्ट हों। ठीक है, सेकंड इसमें दिया है प्रश्न प्रेरणा उत्पन्न करने वाले हों। यहाँ पर आप अपने पास से भी कुछ लिख सकते हैं, अगर आपको जो प्रश्न हैं उनकी विशेषताएं पता है, जरूरी नहीं है आप यही लिखें जो मैं बता रही हूँ आपको। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा पुनर्वलन कौशल का क्या उद्देश्य है। तो पुनर्वलन कौशल का उद्देश्य क्या होता है। पुनर्वलन कौशल आनंदवादी सिद्धांत पर आधारित है। किस पे आधारित है, आनंदवादी सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, और अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करना इसका उद्देश्य है। इसके प्रयोग में शिक्षक को पारंगत होना चाहिए। यह छात्र की अभिप्रेरणा और क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। सही है, आगे चलेंगे 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब हम। तो 33 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, बहुत छोटू सा दिया है। तो शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या अर्थ है। तो शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत द्वारा छात्रों में पढ़ने की रुचि जागृत की जाती है। ठीक है, तो बस इतना ही आपको लिखना है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम। तो आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो 34 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन विधि का क्या महत्व है। तो विज्ञान प्रयोगों पर आधारित होता है, अतः जब किसी प्रयोग को प्रदर्शन के माध्यम से दिखाया जाता है या प्रयोग के प्रदर्शन किया जाता है, मतलब प्रयोग का प्रदर्शन किया जाता है, तो उसे विशेष महत्व होता है। ठीक है, इससे बच्चा क्या है, उसको करके सीखता है। मतलब कि अगर आपने उसको प्रयोग करके बता दिया, कोई भी एक्सपेरिमेंट है वो हो रहा है तो वो कैसे हुआ है उसको आपने प्रैक्टिकली बता दिया, तो वो बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 35 नंबर क्वेश्चन भी हमारा इस टाइप से ही आया हुआ है कि अपेक्षा अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं, और अपेक्षा अधिगम स्तर की संकल्पना बताइए। तो संकल्पना और क्या समझते हैं इसमें कोई फर्क नहीं होता है, एक जैसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन होता है। तो संकल्पना पूछे तो भी आप यही लिखना, और अगर उसके अपेक्षा अधिगम स्तर का मतलब कि उसका अर्थ पूछे कि आप क्या समझते हैं, तो वो भी आप इसी तरीके से लिख सकते हो। 19 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखेंगे क्या है ये। तो इसका हमारा होने वाला है, इस शब्द की संरचना में 3 शब्द हैं। कितने, 3 शब्द हैं। एक होगा अपेक्षित अधिगम स्तर, तीनों क्या है, अलग अलग है। कितने हैं, 3 शब्द है, 3 शब्दों से मिलके बना है ये शब्द। तो अपेक्षित से तात्पर्य है ज्ञात करना, क्या करना, ज्ञात करना। और अधिगम का अर्थ क्या होता है, सीखना, ये तो आपको पता ही है। स्तर का आशय है उपलब्धि के स्तरों से लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों का अर्थ जो है अलग अलग होता है, उसको जोड़ के बनता है अपेक्षित अधिगम स्तर। ठीक है, ज्ञान करना, सीखना, और जो है उपलब्धि के स्तरों से लगाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन है उत्तम शिक्षण अधिगम की 2 विशेषताएं बताइए। तो बिना लागत से प्राप्त सामग्री और विषयवर पाठ की अनुरूप सामग्री। ठीक है, आगे चलेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है कि शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत का क्या अभिप्राय है। तो प्रेरणा के सिद्धांत का अभिप्राय क्या है, प्रेरणा के माध्यम से ही छात्राओं
छात्रों में सीखने के लिए रुचि उत्पन्न की जाती है। ठीक है, जब छात्र शिक्षण में रुचि नहीं लेते हैं तो उन्हें कोई भी नहीं सिखा सकता है। ठीक है, और बच्चे को अभिप्रेरित करने के लिए जन्मजात रुचियों की मदद लेना आवश्यक है। रुचि उत्पन्न करने पर उसकी ज्ञान ग्रहण शक्ति क्या है, बढ़ जाती है। ठीक है, अगर आपके अंदर रुचि है किसी चीज़ को करने की, किसी कार्य को करने की, तो आप बहुत ही इजीली कर लेंगे और जल्दी भी उसको, आपको पता होगा कि आप जल्दी उसको कंप्लीट कर लेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि मूर्त तथा अमूर्त शिक्षण सूत्र से क्या अभिप्राय है। तो आप शिक्षण सूत्र वाली क्लास मेरी जरूर देख लीजिए, क्योंकि शिक्षण सूत्र से क्वेश्चन आने वाले हैं आपको, और आप वहाँ पर अगर आपने क्लास देख ली होगी तो आप इजीली करने वाले हैं। और सारे शिक्षण सूत्र के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किसने कौन सा शिक्षण सूत्र दिया है और उसका अर्थ क्या है, कि मूर्त से अमूर्त की अर्थ क्या मतलब है इसका। तो मूर्त से अमूर्त शिक्षण इस तथ्य पर बल देता है कि सर्वप्रथम बच्चे को मूर्त मतलब स्थूल वस्तुओं का ज्ञान कराना चाहिए, तत्पश्चात अमूर्त मतलब सूक्ष्म तत्वों का ज्ञान कराना चाहिए। मूर्त वस्तुएं वे होती हैं जो दिखाई देती हैं, मतलब कि पहले हमें बच्चों को क्या पिक से सिखाना है, मतलब कि कुछ इमेजेस आपको उसको बताना है। कोई भी आप जो है कार्ड्स बना के ले आइए या आप चार्ट पेपर के द्वारा उसको पहले स्थूल से सिखाइए, उसके बाद उसको सूक्ष्म की तरफ ले जाइए और तथा उसके पहचानना तथा समझना सरल होता है। ठीक है, अमूर्त वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। अब उन चीज़ों के बारे में आप बच्चों को बताइए जो उनके सामने नहीं है, उनके सामने प्रेजेंट नहीं है, या आप उनको ला के दिखा नहीं सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसकी समझना कठिन होता है, मतलब इसको जो अमूर्त वस्तुएं होती हैं इनको समझाना मतलब कि कठिन होता है थोड़ा। आगे चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन दिया है, निंदात्मक परीक्षण किसे कहते हैं। तो निंदात्मक परीक्षण से तात्पर्य किसी रोग का निदान करना, किसका, रोग का निदान करना। ठीक है, ये वो वाला रोग नहीं है, ये आपकी शिक्षा से रिलेटिव रोग होगा। जिस प्रकार चिकित्सक किसी रोग का निदान करता है उसी प्रकार एक शिक्षक भी अपने छात्र की समस्या का क्या करता है, उपचार करता है, उसकी विषयगत समस्याओं तथा अधिगम संबंधी त्रुटियों को निदान करता है। आपको मान लीजिए शिक्षा से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है कि आप किसी चीज़ को अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं या लिख नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पर टीचर उसका निदान करेगा और आपकी समस्या को क्या करेगा, हल करेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, 40 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बहुस्तरीय शिक्षण का क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो बहुस्तरीय शिक्षण का उद्देश्य, अर्थ, महत्व सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो बहुस्तरीय शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। ठीक है, पहला इसमें दिया है शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना। सेकंड है विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना। और थर्ड इसमें है शैक्षिक समस्याओं का समाधान करना। ठीक है, 2017 में पूछा गया। और आगे देखते हैं, आगे और दिया है कुछ, तो आगे और भी दिए हैं। तो इसके बाद अगला दिया है छात्रों में समय के सदुपयोग की आदत डालना, कि बच्चे को समय का सदुपयोग करना आना चाहिए। छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, कैसे सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, अगला नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि खेल पर आधारित किन्हीं दो शिक्षण पद्धतियों का उल्लेख कीजिए। तो दो पूछी है तो दो ही बताना, तो किंडरगार्टन विधि और माउंटेनियरी विधि। और देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ, आप देख रहे हैं, इसको आप इंपॉर्टेंट टिक करें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपको कभी कभी जो है माउंटेनियरी विधि के बारे में लघु में पूछ लिया जाता है, पूछा भी गया है कई बार। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है। तो क्या महत्व है इसका, निम्नलिखित महत्व इसका होता है। तो पहला इसमें दिया है शिक्षण मूल्यांकन हेतु जो है प्रश्नोत्तर प्रविधि का महत्व है। सेकंड इसमें है नवीन ज्ञान का समृद्धिकरण हेतु भी क्या है, प्रश्नोत्तर प्रविधि का महत्व है शिक्षण में। फिर जिज्ञासा हेतु, ठीक है, आप बच्चे के अंदर जिज्ञासा जगाने के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं और भी कुछ पॉइंट इसमें है। तो अगला पॉइंट इसमें दिया है पाठ विस्तार हेतु भी इसका मतलब महत्व होता है। रुचि एवं एकाग्रता बनाए रखने के लिए भी बच्चों में क्या है, शिक्षण प्रविधि का प्रयोग हम कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि शिक्षण में रुचि के सिद्धांत का क्या आशय है। तो छात्रों को आकर्षक व आनंददायी कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा देना क्या है, इसका आशय होता है। तो एक ही लाइन में लिखना था क्योंकि इसका केवल अर्थ पूछा था आपसे, तो 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 44 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया है कि शिक्षण की संप्रेषण के प्रश्न
संप्रेषण के प्रकार कौन कौन से हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है आपको, क्योंकि आपका संप्रेषण से रिलेटेड है तो क्वेश्चन तो एक ना एक बनना ही है। तो शाब्दिक होता है और अशाब्दिक होता है। शाब्दिक में मौखिक आता है और लिखित आता है। अशाब्दिक में कौन कौन से आते हैं, वाणी संप्रेषण, मुख मुद्रा, चक्षु संप्रेषण, ठीक है, और स्पर्श संप्रेषण, ठीक है। तो ये हमारे अशाब्दिक में आते हैं और ये हमारे शाब्दिक में आते हैं। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन दिया है, शिक्षण को परिभाषित कीजिए। तो BF स्कैनर के अनुसार शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, ठीक है। शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, ठीक है, यहाँ पर है आएगा। आगे चलते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब हम। 46 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि किन्हीं 2 शिक्षण सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो 2 शिक्षण सिद्धांतों का उल्लेख करना है। पहला इसमें है, हमने डाला है क्रियाशीलता या करके सीखने का सिद्धांत। कौन सा है, पहला इसमें है क्रियाशीलता या करके सीखने का सिद्धांत, ये हमारा इसमें पहला है। अगर आपको जो याद हो आप वहाँ पर वो लिख सकते हैं। तो इस सिद्धांत में सीखने के लिए छात्रों के क्रियाशील होना अति आवश्यक होता है। और अगला हमारा यहाँ पर मैंने लिया है कि रुचि का सिद्धांत। किसका, रुचि का सिद्धांत। वैसे बहुत सारे सिद्धांत मैंने आपको बताए अगर आपने मेरी क्लास देखी है। तो इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षण कार्य करते समय शिक्षक को छात्र की रुचि का सर्वप्रथम पता लगाना चाहिए, कि हमें पहले ये पता लगाना चाहिए बच्चे की रुचि किस में है। मान लीजिए बच्चे की रुचि साइंस में है और आप उसको ज़बरदस्ती मैथ पढ़ाएं, तो बच्चे की रुचि जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्योंकि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो शिक्षण केंद्रित ना होके बाल केंद्रित है, मतलब बच्चों से रिलेट करके या बच्चों को ध्यान में रखे आपको पढ़ाना है। अगला है, प्रभावी संप्रेषण के 2 तरीके बताइए। तो कौन से 2 तरीके हो सकते हैं, तो इसमें हमारा पहला दिया है, शिक्षण के उद्देश्यता विशिष्ट उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है, उद्देश्य भी हों और विशिष्ट उद्देश्य भी हों। और पाठ की तैयारी शिक्षक को पूर्व में ही कर लेनी चाहिए। तो आप अगर जो पढ़ाने जा रहे हैं उसकी तैयारी आपको पहले से ही करनी लेनी चाहिए। ये नहीं आपने मान लीजिए कोई चैप्टर पढ़ाया, अब आपको खुद ही तैयार नहीं है तो आप बच्चों को क्या समझाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, 48 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, शिक्षण सूत्रों से होने वाले 2 लाभ बताइए। तो देखिए आपको शिक्षण सूत्र को एकदम से रट लेना है। जितने भी आपके सूत्र हैं जो मैंने मेरी क्लास है प्रशिक्षु बैच में, तो उसमें आप जाके शिक्षण सूत्र की क्लास निकाल सकते हैं। वहाँ पर मैंने शिक्षण सूत्र आपको सारे कराए हैं। तो पहला इसमें है, शिक्षण मनोवैज्ञानिक होता है और शिक्षण प्रभावी होता है, ठीक है, 19 में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति का अनुसरण सूत्र से आप क्या तात्पर्य है, आपका क्या तात्पर्य है, कि प्रकृति के अनुसरण सूत्र से आपका क्या तात्पर्य है। तो इस शिक्षण सूत्र के अनुसार प्रकृति के माध्यम बनाकर बालकों को क्या है, प्रकृति को माध्यम बनाकर बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 50 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, प्रश्नोत्तर प्रविधि के 2 लाभ बताइए। तो विद्यार्थी प्रश्न पूछता भी है और प्रश्न के उत्तर भी देता है। इससे उसमें विश्वास की भावना जागृत होती है तथा साथ ही उसकी संकोच करने की प्रवृत्ति भी समाप्त हो जाती है और छात्रों में शिक्षा व जिज्ञासा बनी रहती है। अगर हम उसको प्रश्नोत्तर प्रविधि का प्रयोग कर रहे हैं तो बच्चे के अंदर जिज्ञासा भी बनी रहेगी, उसकी रुचि भी बनी रहेगी, ठीक है। उसे वह बाह्य ज्ञान सरलता से प्राप्त हो जाता है, मतलब कि बाह्य ज्ञान जो होता है उसको प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर 50 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए प्लीज़, और अपने दोस्तों को भी हमारी क्लास से जोड़ते रहिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, शिक्षण में खेल प्रविधि का महत्व बताइए। तो अब यहाँ पर आपसे खेल प्रविधि का महत्व पूछा गया है। तो खेल प्रविधि के जन्मदाता कौन है, यूरोप के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री कार्ल हैवेल कुक हैं, ठीक है। इनका मत है कि खेल प्रविधि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रविधि है। जो बालक खेल द्वारा ज्ञान अर्जित करता है वह अधिक सुदृढ़ होता है, मतलब कि अधिक समय तक चलने वाला और अच्छा होता है, जिससे बालक बिना किसी दबाव से सहजता से शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 52 नंबर है कि बाल केंद्रित शिक्षण तथा शिक्षा केंद्रित शिक्षण में अंतर बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको लघु में भी पूछा जाता है, ठीक है, इन दोनों में अंतर। तो बाल केंद्रित शिक्षा में बालक
को केंद्र मानकर शिक्षा दी जाती है, जबकि शिक्षा केंद्रित शिक्षा में शिक्षक केंद्रित शिक्षा में शिक्षा अधिक मतलब शिक्षक को अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो शिक्षक को अधिक महत्व कब दिया जाता है? जब प्राचीन काल में जो गुरुकुल वगैरह में शिक्षा होती थी तो वहाँ पर इसका प्रयोग होता है, लेकिन अब यहाँ का नहीं होता प्रयोग। आगे चलते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन है कि निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में अंतर। ये भी आपको इम्पोर्टेंट लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये अंतर वाले क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, आप इन पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे पाते हैं। तो निदानात्मक शिक्षण से छात्रों की समस्याओं का निदान किया जाता है। छात्र की असफलता की जानकारी प्राप्त कर निदान कहलाता है। ठीक है, जबकि छात्र की असफलता की जांच कर उसके निवारण के लिए उपाय करना, उसे क्या कहते हैं? उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। पहले हम मतलब कि निदान करते हैं, उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कौन सा चीज़ हम पहले करते हैं, निदानात्मक या उपचारात्मक। आगे चलते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक अच्छी प्रस्तावना के 2 गुण का उल्लेख कीजिए। तो पहला गुण इसमें है प्रकरण को छात्र के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, प्रकरण को छात्र द्वारा ही निकलवाना। ठीक है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 55 नंबर क्वेश्चन है, काठिन्य निवारण। क्या है? काठिन्य निवारण किस विषय की पाठ्य योजना का घटक है? यह क्यों किया जाता है? इसको इम्पोर्टेंट लगाइए, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और वहीं से एग्जामिनर पूछता है। तो काठिन्य निवारण साहित्य के पाठ योजना का घटक है। किसका है? साहित्य, जो साहित्य हिंदी साहित्य होता है उसमें पाठ योजना का घटक है। यह छात्रों को बोधगम्यता को बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप। 56 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 56 नंबर क्वेश्चन दिया है, शिक्षण अधिगम सामग्री में रख रखाव में क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो शिक्षण अधिगम सामग्री में रख रखाव में निम्न सावधानी रखनी चाहिए। पहली है कि अच्छी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, उचित स्थान होना चाहिए और कोणों को बचाव। ठीक है, कोणों का बचाव। आगे चलते हैं, आगे और भी दिए हैं कुछ इसमें और पॉइंट्स भी हैं इसके कुछ। तो अगला पॉइंट इसमें दिया है कि सफाई रखनी चाहिए, पृथक कक्ष हो और मरम्मत हो उसकी, और आच्छादन हो और प्रयोग की सावधानियाँ हों। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे इसके हो जाएंगे पॉइंट्स। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 57 नंबर क्वेश्चन दिया है, गणित किट के किन्हीं 2 उपकरण बताइए। तो यहाँ पर स्केल हो गया और चांदा हो गया, और भी आप बता सकते हैं प्रकार, पट्टी प्रकार वगैरह हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है कि 58 नंबर है, ये भी देखिए, उपचारात्मक शिक्षण से। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों में उपयोगी होता है? तो किस में होता है? जो पिछड़े बालक होते हैं उनके लिए। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, शिक्षण अधिगम सामग्री से क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय बताना। ये देखिए 17 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, आगे भी पूछा जा सकता है। शिक्षण अधिगम सामग्री से उस सामग्री से है जिसका प्रयोग बालकों को ज्ञानेंद्रियों की अभिप्रेरित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसकी आपको डेफिनेशन भी पूछी जाती है। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब हम। 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ चल चुके हैं अब हम। तो कहानी कथन प्रविधि का क्या उद्देश्य है? तो कहानी कथन प्रविधि, ठीक है, इसका प्रयोग छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए किया जाता है। अब 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि विवरण प्रविधि किसे कहते हैं? तो विवरण प्रविधि किसे कहते हैं? विवरण शिक्षण या सूचना देने को एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। विवरण क्या है? शिक्षण या सूचना देने की एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। विवरण जो है प्रत्येक शिक्षक की जन्मजात पाई जाती है। जो शिक्षक होते हैं उसमें जन्मजात तरीके से पाई जाती है। आगे चलते हैं, 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 62 नंबर हमारा क्वेश्चन है, संप्रेषण की कोई एक उपयुक्त परिभाषा बताइए। ये आपका 17 और 15 में पूछा गया। तो यहाँ पर जो है संप्रेषण 2 व्यक्तियों के मध्य की बातचीत के माध्यम है। ठीक है, जो 2 व्यक्ति होते हैं उनके बीच में जो बातचीत होती है उसका माध्यम होता है संप्रेषण। तो 2 व्यक्तियों के मध्य भावों, विचारों तथा अन्य तथ्यों का आदान प्रदान संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर आप किसी जो है मनोवैज्ञानिक के अनुसार या शिक्षा शास्त्री के अनुसार डाल सकते थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 63 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षण सूत्र क्या है? कितनी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो शिक्षण सूत्र वह है जिसके द्वारा शिक्षक छात्रों के प्रभावी ढंग से स्थायी ज्ञान प्रदान करता है। ये ज्ञान नहीं होगा, यहाँ पर ज्ञान होगा। ठीक है, क्या ज्ञान प्रदान करता है। रेमंड के अनुसार, किसके अनुसार? रेमंड के अनुसार शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांत के व्यवहार में सहायता के लिए
रक्षा की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पुनर्वलन देखिए आप, यहाँ पर मैं 2-3 बार बता चुकी हूँ इसको। तो पुनर्वलन का क्या अर्थ है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो पुनर्वलन का अर्थ क्या है, पुनः बल देना। ठीक है, पुनर्वलन के द्वारा छात्रों को अच्छा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। पुनर्वलन से बच्चे को मानसिक रूप से प्रोत्साहित किया जाता है। पुनर्वलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावी बनाता है। अधिगम प्रक्रिया को क्या है, अधिगम प्रक्रिया को ये प्रभावी बनाता है। अब 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 65 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है। तो 65 नंबर क्वेश्चन है एक तरफा। तो वन वे संप्रेषण क्या है, तो वन वे मतलब एक तरफ से ही बात हो रही है, दूसरी तरफ से कुछ भी बात तो नहीं हो रही है। तो एक तरफ संप्रेषण में एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देता है, यह प्रभावशाली संप्रेषण नहीं होता। क्योंकि जब तक उधर से रिस्पॉन्स नहीं आएगा तब तक ही प्रभावशाली नहीं होता। एक बोले पड़ा है, दूसरा कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो संप्रेषण वही होगा जहाँ प्रभावशाली, वही संप्रेषण होगा जहाँ दोनों तरफ से वार्तालाप होती है। तो प्रेरक, ग्राही और संदेश सूचक, यहाँ पे ये 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रभावी नंबर हमारा क्वेश्चन है, प्रभावी संप्रेषण किसे कहते हैं। तो प्रभावी संप्रेषण में एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है और जो दूसरा व्यक्ति होता है उसे समझ लेता है तथा उसी के अनुसार उसका जवाब देता है। ठीक है, इसे यह संप्रेषण 2 तरफा मतलब 2 वे होता है। कैसा होता है, 2 वे होता है। यहाँ पर दोनों तरफ से बातचीत चल रही होती है। यहाँ पे संप्रेषक भी होता है, सूचक भी होता है और ग्राही भी होता है और इसका जवाब भी मिलता है। ठीक है, लेकिन एक तरफा जो होता है, वन वे होता है, उसमें आपको जवाब नहीं मिलेगा, आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। आपने उससे कुछ कहा तो है लेकिन उसने आपसे कुछ कहा ही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप समझ गए होंगे आई होप। अब 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन दिया है, अपूर्ण संप्रेषण एक प्रभावी संप्रेषण में अंतर बताइए। तो अपूर्ण संप्रेषण एक तरफा होता है, अपूर्ण मतलब वो पूर्ण ही नहीं हो रहा है, तो जबकि प्रभावी संप्रेषण 2 तरफा होता है। जैसे कि अभी हमने देखा, इसमें दोनों पक्ष सक्रिय होते हैं। ठीक है, जो प्रभावी संप्रेषण होता है इसमें इसके दोनों ही पक्ष क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक जो है निष्क्रिय होता है। यहाँ पर क्या है, एक निष्क्रिय है, क्योंकि यहाँ पर आपको जवाब नहीं मिल रहा है, आपने कुछ उसको बोल दिया तो आपको जवाब ही नहीं मिला, तो ये हो गया एक तरफा। आगे चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन दिया है, संप्रेषण संबंधी बाधाएं कौन कौन सी हैं। तो पहली इसमें बाधा दी है, शिक्षण का उच्चारण स्पष्ट ना होना और शिक्षक का उच्चारण स्पष्ट ना होना। शिक्षक का जो हाव भाव है वो भी स्पष्ट ना होता। ठीक है, क्या है, हाव भाव शिक्षक का, यहाँ पर इस तरीके से आएगा, शिक्षक का। ठीक है, यहाँ पे आएगा हाव भाव स्पष्ट ना होना। आगे चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। तो 69 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि इस उद्यान में बालक पौधे हैं और पाठशाला बगीचा है, शिक्षक माली है। ये कथन किसने दिया है, तो यह दिया है फ्रेडरिक फ्रोबेल के द्वारा दिया गया है। अब 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दिया है, 70 नंबर क्वेश्चन दिया है। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की मुख्य दक्षताएं कौन सी हैं। तो भाषा शिक्षण की मुख्य निम्नलिखित दक्षताएं हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, सर्वोपरि क्या बोलते हैं, सर्वोपरि बोलते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन दिया है कि शिक्षण से क्या तात्पर्य है और शिक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कई बार हम इसको कर चुके हैं। ठीक है, तो देखेंगे क्या है, तो ये आपको 17 में पूछा गया है। तो शिक्षण का संक्षेप में अर्थ क्या है, ज्ञान प्रदान करना। क्या है, ज्ञान प्रदान करना। शिक्षक शिक्षण द्वारा प्राप्त किया गया जो ज्ञान होता है, ज्ञान प्रदान करता है, जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। कैसा होता है, ऑल ऑफ डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ज्ञात करना। तो आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 71 नंबर क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, कुछ नहीं, थोड़ा सा बस जरा सा ही पूछा गया तो जरा सा ही लिखना है। ठीक है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 72 नंबर है। तो 72 नंबर क्वेश्चन क्या है कि शिक्षण में त्रिमुखी प्रक्रिया क्या कहा जाता है। जो त्रिमुखी प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है, ये पूछा गया आपसे। तो शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि शिक्षण के अंतर्गत 3 बिंदु आते हैं, एक शिक्षक होता है, शिक्षार्थी होता है और पाठ्यक्रम होता है। उसको आप इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है,
शिक्षक ठीक है, शिक्षक छात्र, और यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पे आएगा पाठ्यक्रम। सही है, ये त्रिमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 73 नंबर क्वेश्चन देंगे। 73 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यह कथन किसका है, ज्ञान किसी देश के सुख व समृद्धि का आधार है। तो ये किसने कहा है, ये कहा है जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा है। ठीक है, आगे चलेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 74 नंबर है कि संप्रेषण के प्रमुख घटकों का उल्लेख कीजिए। तो ये आपका 15 में पूछा गया है। तो प्रेरक होता है, संदेशक होता है और ग्राही होता है, ये तीनों होते हैं। आगे चलेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 75 नंबर है क्वेश्चन की शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत का क्या अर्थ है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत तो प्रेषण द्वारा बालक में अभिरुचि पैदा होती है, इसके फलस्वरूप बालक ध्यान मगन होकर पढ़ता है। अभिप्रेरणा बालक को ध्यान शक्ति को बढ़ाता है। अभिप्रेरणा जो होता है बच्चे की ध्यान शक्ति को बढ़ाता है। आगे चलते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन दिया है उदाहरण प्रविधि की उपयोगिता बताइए। तो उदाहरण प्रविधि की उपयोगिता पहली क्या है इसमें, ये पहली दी है आपकी कि उदाहरण में पाठ्य वस्तु स्पष्ट, बोधगम्य और रोचक बना देती है। ठीक है, उदाहरण का प्रयोग विषय सामग्री को स्पष्टता प्रदान करता है और क्या है, ज्ञान देता है। ठीक है, ज्ञान देता है। ठीक है, आगे चलेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 77 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि उपचारात्मक शिक्षण से क्या अभिप्राय है और उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं। ये मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ। तो देखेंगे क्या है, उपचारात्मक शिक्षण उस शिक्षण को कहते हैं, यह कहा जाता है जिसके माध्यम से शिक्षा संबंधी त्रुटियों को दूर किया जाता है और छात्रों की कमजोरियों का पता लगाकर उनके सीखने में आ रही जो बाधाएं हैं तत्वों को दूर किया जाता है। ठीक है, ये होता है उपचारात्मक शिक्षण। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि गतिविधि आधारित शिक्षण किसे कहते हैं। तो गतिविधि से तात्पर्य क्या है, उन समस्त क्रियाओं से है जिनकी सहायता से जो विषय वस्तु है उस पर ध्यानपूर्वक कार्य कर रहे होते हैं और साथ ही उसे सीख रहे होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, गतिविधि आधारित होती है। आगे चलेंगे। 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 79 नंबर आपको वो पूछा गया है कि वही मैंने आपको बताया था कि TLM की फुल फॉर्म पूछी जाएगी, इसकी उपयोगिता पूछी जाएगी। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये हमारी इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। क्या हो जाती है, ये हमारी इसकी फुल फॉर्म है। तो इसकी उपयोगिता क्या होगी कि TLM द्वारा कक्षा शिक्षण कार्य को प्रभावशाली और रोचक बनाना। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 80 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है। 80 नंबर क्वेश्चन दिया है सीखने में जब समस्या का समाधान अचानक आ जाता है वह सिद्धांत कौन सा होता है। तो सूझ का सिद्धांत। अचानक से आ गया आपको तो आपको सूझ आ गई। 81 नंबर है कि PTA और MTA क्या है, PTA और MTA, तो इन दोनों में इसका पूरा नाम बताना है। तो PTA का मतलब होता है पेरेंट टीचिंग एसोसिएशन। ठीक है, अभिभावक अध्यापक संघ। और MTA का मतलब होता है मदर टीचर एसोसिएशन या मातृ अध्यापक संघ। ठीक है, आगे चलते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन दिया है गतिविधि से आप क्या समझते हैं। ये हमने ऊपर भी देखा। तो गतिविधि वह रुचिकर ढंग है जो अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाता है और गतिविधि द्वारा दिया गया ज्ञान जो होता है अस्थायी होता है। 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 83 नंबर क्वेश्चन है शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हैं। तो शिक्षण कौशल का आधार क्या है, उसके अध्यापक शिक्षण कार्य प्रभावी तथा रोचक ढंग से संपादित करता है। गेज के अनुसार क्या है कि शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन क्रिया है जिसका प्रयोग अध्यापक अपने कक्षा में करता है। 84 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो केवल देखते ना जाएं, लाइक शेयर एंड तो क्लास अच्छी लग रही है तो देखते ना जाए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए। अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस करिए ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। अब हम चलते हैं 84 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 84 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अपेक्षित अधिगम प्रतिफल क्या है। तो न्यूनतम अधिगम स्तर के अंतर्गत आधारित दक्षताओं की समप्राप्ति ही अपेक्षित अधिगम प्रतिफल कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि किन्हीं 4 शिक्षण प्रविधियों के नाम बताइए। तो प्रश्नोत्तर प्रविधि हो गई, गतिविधि प्रविधि होगी, व्याख्यान होगी और विवरण प्रविधि होगी। ये सारी आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट है और प्रविधियां हैं। आगे चलेंगे 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 86 नंबर है शिक्षण की किन्हीं 4 नवीन विधियों का नाम बताइए। नवीन बतानी है तो बाल केंद्रित शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, दक्षता आधारित और सहगामी शिक्षण। ठीक है, ये सारी आपकी क्या है, ये सारी आपकी नवीन है। कैसी हैं, नवीन है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, टीएलएम के लिए कितनी धनराशि देय होती है। मतलब टीएलएम के लिए सरकार से पैसे आते हैं तो कितने आते हैं, 500 रुपये आते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। बीआरसी का पूरा नाम, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, बीआरसी खंड संसाधन केंद्र। ठीक है, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। आगे चलते हैं 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 89 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रयोग प्रदर्शन विधि मुख्य रूप से किस कार्य में प्रयोग होती है। तो किस में होती है, विज्ञान शिक्षण में होती है। 90 नंबर क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षण से आप क्या समझते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षण में आपको कई बार बता चुकी हूँ, तो इसमें कुछ ज़्यादा वो है नहीं। तो वही है कि बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें बालक को केंद्र मानकर शिक्षा दी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमारी कैसी है, नवीन विधा है। कैसी, नवीन है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन है शिक्षण पद्धति के अंतर्गत डाल्टन योजना का प्रतिपादन किसने किया। तो इसके राइटर कौन है, इसको राइटर का मतलब इसके मनोवैज्ञानिक कौन है। तो इसके मनोवैज्ञानिक कौन है, हेलन पार्क हस्टर। ठीक है, हेलन पार्क हस्ट है। 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 92 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 92 नंबर क्वेश्चन है किस शिक्षण पद्धति में प्रथम बार बच्चों को लिखाकर सिखाने की क्रिया में मांसपेशियों के संतुलन पर जोर दिया जाता है। तो माउंटेन्सरी जो पद्धति होती है इसमें लिखकर सिखाने की क्रिया में मांसपेशियों के संतुलन पर जोर दिया जाता है। आगे चलेंगे, बहुकक्षा शिक्षण। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ये मैंने ऊपर कई बार बताया आपको। तो बहुकक्षा शिक्षण, बहुस्तरीय क्या है, बहुकक्षा क्या है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जल्दी से बताइए। बहुकक्षा और बहुस्तरीय शिक्षण में क्या अंतर है। तो बहु शिक्षण कार्य कई छात्रों के कई कक्षाओं के बच्चों को एक साथ बैठकर किया जाता है, तो ऐसा शिक्षण बहुकक्षा शिक्षण कहलाता है। बहुकक्षा शिक्षण शिक्षण की नवीन विधि है। कैसी है, नई विधि है ये। आगे चलते हैं, 84 नंबर देखेंगे। प्ले वे पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन है, हेनरी कॉल्डवेल कुक हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अगले देखेंगे। अब हम देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन है कि बी.डी. भाटिया के अनुसार प्रेरणा सिद्धांत क्या है। तो इनके अनुसार बताना प्रेरणा का सिद्धांत। तो प्रेरणा बालक में रुचि पैदा करता है। क्या करता है, रुचि पैदा करता है। और जब एक बालक जब वह एक बार किसी विषय में रुचि लेने लगता है तो उसे ध्यानपूर्वक पढ़ता है अर्थात करता है, उसे उसमें क्या है, ध्यान मगन होकर कोई कार्य करता है। इसी प्रकार सीखने के कार्य आसान हो जाता है। वाहे वाह। चाहे वह, यहाँ पे आएगा चाहे वह कितना भी कठिन हो, चाहे वह क्या हो, आगे कठिन हो। भले ही कार्य आगे कठिन हो लेकिन बच्चा उस समय उसके लिए क्या है, प्रेरित हो रहा है। ठीक है, उसमें रुचि भी ले रहा है। ठीक है, आगे चलेंगे 96 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषता बताइए। ठीक है, तो बिना लागत की शिक्षण अधिगम सामग्री होनी चाहिए और अल्प लागत की शिक्षण अधिगम सामग्री होना चाहिए। आगे चलते हैं, 97 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि किन्हीं 4 शिक्षण सूत्रों का उल्लेख कीजिए। हमने ऊपर भी अभी किया था। तो सरल से जटिल की ओर, सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन है। तो 98 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहानी सुनते समय शिक्षक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कहानी सुनते समय शिक्षक को संप्रेषण अच्छा होना चाहिए, उच्चारण शुद्ध और स्पष्ट होना चाहिए, कहानी जो भाषा होती है वो सरल होनी चाहिए, छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप बहुत ही टफ कहानी ले आए बच्चे के लिए, समझ में नहीं आ रहा, उसके सर के ऊपर से निकल रहा है। आगे चलते हैं, 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो यह है राज्य शैक्षिक
तकनीकी संस्थान कहाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये होते छुपा रुस्तम वाले क्वेश्चन, जिनको बच्चा पढ़ता नहीं है, जिनको बस एक बार पढ़ के निकल देता है, वही क्वेश्चन आपको एकदम से आ जाते हैं कि अरे मैंने आगे निकल गया, मैंने पढ़ा नहीं उसको, तो ये रहता है। तो राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ पे? ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से एक आध क्वेश्चन आ सकता है। तो राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ? ये भी लखनऊ में है। ठीक है, और आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया है सीमेट कहाँ है? तो सीमेट कहाँ है? प्रयागराज में है, और इसको हम पहले इलाहाबाद कहते थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 102 नंबर क्वेश्चन है उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान। तो उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान भी कहाँ है? प्रयागराज में है, और सीमेट भी प्रयागराज में है। आगे चलते हैं 103 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। SCERT का पूरा नाम बताना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए SCERT का नाम। तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, तो ये हमारा इसका हो गया। आगे चलते हैं, आगे है 104 नंबर है NCERT। ठीक है, इस यहाँ पर अलग है नाम, यहाँ पर S है, यहाँ पे N है। ठीक है, S और N से अर्थ का अनर्थ हो जाएगा अगर आपने गलत पढ़ लिया तो राष्ट्र शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, यहाँ पर क्या है? राज्य है, यहाँ पर क्या है? राष्ट्र है। यहाँ पर इतना फर्क है बस। आगे चलेंगे 105 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 105 नंबर क्वेश्चन दिया है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? तो हुआ था 1981 में हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, 1981 में हुआ, याद रखना आप। आगे चलेंगे 106 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 106 नंबर क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण के चरण बताने, आपके स्टेप्स बताने हैं। तो योजना बनाना, फिर पठन, फिर क्या है, इसके बाद क्या होगा? पुनर्भरण होगा, पुनः शिक्षण होगा, पुनर्योजना होगा, फिर क्या होगा? पुनर्भरण होगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर इसका होगा पुनर्भरण बैंक। तो ये यहाँ पर इसके सूक्ष्म शिक्षण के चक्र होते हैं। तो आपको बताना माइक्रो टीचिंग कितने मिनट की होती है, आपको बताना है मुझे कि कितने मिनट की होती है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ मुझे कि जो सूक्ष्म शिक्षण होता है ये कितने टाइम का होता है, इसकी साइकिल कितने टाइम की होती है। आगे चलेंगे 107 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 107 नंबर क्वेश्चन दिया है शिक्षण की कोई एक परिभाषा लिखिए। इसको हम कई बार पढ़ चुके हैं, तो इसको जो है मैं बता रही हूँ कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। हर बार आपको अलग अलग वहाँ पे जैसे इसमें देख रहे हैं, इससे आपको याद हो जाएगा। अगर आप अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे तो इसको आप जल्दी से याद कर पाएंगे। तो ये आपके लिए मैराथन बहुत ही रामबाण साबित होगी और आपके पेपर में बहुत ही मदद करेगी आपको। ठीक है, जिस प्रकार प्रत्येक देश की शासन प्रणाली सामाजिक दर्शन और सामाजिक परिस्थिति, मूल्यों एवं संस्कृति प्रभाव डालते हैं, जिस देश में जैसी शासन प्रणाली सामाजिक तथा औद्योगिक परिस्थिति होंगी, यहाँ उसी प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया होगी। ठीक है, आगे चलते हैं 108 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 108 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि शिक्षण के कोई दो उद्देश्य बताने हैं। तो मानसिक क्षमता का विकास करना, क्रियाशीलता का विकास करना, या बच्चे का सर्वगुण विकास करना। ये देखिए कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट है। जिसको मैं इंपॉर्टेंट लगा उसको आप नोट डाउन करते रहें। आगे चलते हैं, आप देखेंगे डाइट का पूरा नाम पूछा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये छुपा रुस्तम क्वेश्चन होते हैं जो आपको पूछे जाते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई या इसका पूरा नाम क्या है, इस तरीके से। तो डाइट का पूरा नाम क्या है? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, अब 110 नंबर क्वेश्चन है कि NCRC क्या है? NPRC प्रमुख को क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं? न्याय पंचायत संस्थान केंद्र कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 111 नंबर क्वेश्चन है। तो 111 नंबर क्वेश्चन दिया है कि NPRC मुख्य को क्या कहते हैं? तो NPRC, तो यहाँ पर थोड़ा चेंजेस है, आप ध्यान से देखना। तो NPRC क्या है? तो इसका प्रमुख कौन होता है? तो इसका प्रमुख होता है संकुल प्रभारी कहते हैं। क्या कहते हैं? संकुल प्रभारी कहते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन दिया है ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है ग्राम शिक्षा समिति का? इसमें होता है प्रधान
ग्राम का जो प्रधान होता है वो होता है। आगे चलेंगे, 113 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 113 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है? तो प्रधान अध्यापक होता है। ठीक है। राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है? अभी हमने ऊपर देखा था, ये प्रयागराज में है। आगे चलेंगे, 115 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 115 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो ये भी हमारा प्रयागराज में है। और राज्य हिंदी संस्थान ये कहाँ है? वाराणसी में है। ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन पे हम ध्यान नहीं देते हैं और वो आ जाते हैं कहीं ना कहीं से, तो पेपर में हम वहाँ पर इजीली नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आपको क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और हमारे टारगेट एग्ज़ाम ओनली को, टारगेट एग्ज़ाम ओनली को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। और यहाँ पर हमने जो है अपना सेकंड पेपर है, जो सेकंड पेपर है उसकी हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न सारे कंप्लीट कर लिए। कितने? अति लघु हम कंप्लीट कर चुके हैं। और ये हमारी जो मैराथन है रामबाण साबित होने वाली है आपके लिए। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लीज़ देखिए ज़रूर इसको, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और इसको आप जो है एक बार अगर समझ में नहीं आ रहा तो दो बार देख लीजिए आप। ठीक है। क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको यहीं से फंसने वाले हैं, सारे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ठीक है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि एजुकेशन पेपर जो है आपका 50 नंबर का है। इसमें आपको अच्छे नंबर आना बहुत ही ज़रूरी है। सही है। इससे आपकी क्या है? परसेंटेज अच्छी होगी। ये 3 पेपर जो होंगे आपके, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और आपका एसएसटी वाला, ये 50 नंबर के होंगे। यहीं से आपकी परसेंटेज बनने का जो है, अच्छी बनने का आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। अगर आप इन पेपरों को अच्छे से करके आते हैं तो ज़रूर ही आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे एक नई मैराथन के साथ, राजन सीरीज की। अब हम करेंगे हिंदी की मैराथन। ठीक है। इसके बाद अब मैं आपको हिंदी की कराऊंगी। हमने जो है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की कर लिए हैं, अति लघु भी कर लिए, बहुविकल्पीय भी कर लिए। अगर आपने नहीं देखा तो टारगेट एग्जाम ओनली पर प्लीज़ जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। तो ओके, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। ओके, कीप वॉचिंग।